अच्छा, हमने इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारी पूरी हो गई कंप्लीट। जितनी भी चीज़ें हमारे पास टॉपिक्स एक दफ़ा हम रिमाइंड कर लेते हैं, हमने सारी चीज़ें देखी, डेटा की टाइप्स देखी थी, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है डेटा की, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, स्क्यूनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या होते हैं वेरिएबल्स के। तो ये सब क्या था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम विजुलाइज कर रहे थे, कुछ इससे डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हो रही थी, हमारी डेटा और डेटा की क्वालिटी किस तरीके से देखी जाती है, मेंटेन किस तरीके से की जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास हमने इंट्रोडक्शन में भी जब स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो वहाँ पर हमने स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स डिस्कस करी थी कि एक होती है डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हमारे पास विजुलाइज समराइज कर रहे होते हैं जो भी हमें देखना है डेटा के अंदर या फिर समरी निकालनी है। उसके बाद हमारे पास होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अगर किसी कंपनी के अंदर है तो वहाँ पर हमारे पास एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें पॉपुलेशन पे प्रेडिक्ट करना है। हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास हम कुछ डिसीजन मेकिंग बना के पॉपुलेशन पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसी को देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या थी। इसको हमने थोड़ा सा देखा था सरसरी तौर पे कि भाई हमारे पास सैंपल डेटा हो तो हम उसके बिहाफ पे क्या कर सके, प्रेडिक्शन कर सके। यानी कि हम पॉपुलेशन पे डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है कि हमारे पास यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल मौजूद है, यू सर्वे 500 पीपल इन अ सिटी टू प्रेडिक्ट वोटर बिहेवियर। यानी कि बहुत सारी है पॉपुलेशन, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ 500 लोगों का क्या कर रहे हो, तुमने देखा, सर्वे किया, उनका फीडबैक लिया और उसके बिहाफ पे क्या कर दिया कि भाई अपकमिंग इलेक्शन में इंटायर पॉपुलेशन का क्या बिहेवियर है वो पता चल जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जाहिर है हमारे पास आउटकम में एक जगह हमारे पास ये होगा, बट दे इंक्लूड अनसर्टेनिटी ड्यू टू सैम्पलिंग। यानी कि अनसर्टेनिटी रहेगी, यानी कि परफेक्शनिस्ट नहीं होगी। मैं अपने डिसीजन को 100% प्रेडिक्शन को 100% नहीं बोल सकता कि भाई ये बिल्कुल सही है। उसमें हो सकता है इलेक्शन में रिजल्ट कुछ और आ जाए। सर्वे किया था, प्रेडिक्ट किया था, तो यही होता है, प्रेडिक्शन बनाई जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। और अनसर्टेनिटी का मतलब है कि पूरी 100% ना होना किसी चीज का। सही, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब ये तो एग्जाम्पल है तुम्हारे पास फिजिकल के 500 लोगों का सर्वे किया, उनका डेटा गेट किया, कुछ चीजें करी। कुछ एप्लीकेशन से भी हो सकता है। एप्लीकेशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट तुम क्या कर रहे हो, फेसबुक का जो लार्ज टेक कंपनी है उसका डेटा ले रहे हो। तो अब डेटा इतना सारा है तो उसमें से तुम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। उनका रिकॉर्ड सारे कंट्रीज के लोग मौजूद हैं, उसके अंदर हर शहर की पब्लिक मौजूद है, तो डेटा बहुत है। तो अब मैं बोलूँ वो तो एप्लीकेशन में रखा हुआ है तो कर लेंगे, लेकिन उस वक्त भी नहीं कर सकते तुम एप्लीकेशन में भी। उसमें भी तुम सैम्पलिंग करके डेटा निकालोगे कुछ। यानी कि अगर बहुत सारा डेटा है तो तुमने उसमें से 10,000 निकाला, तुमने उसमें 1 लाख का निकाला, क्योंकि उसमें मिलियन ट्रिलियन का रिकॉर्ड्स होंगे। तो पूरे डेटा में तो कभी भी नहीं हो सकती कहानी। तो जो पूरा डेटा है वो क्या है, फेसबुक की क्या है, वो फेसबुक की क्या कहलाएगी, वो पूरे डेटा में पॉपुलेशन कहलाएगी। पॉपुलेशन में से हम क्या करेंगे, सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे, सैंपल निकालेंगे और सैंपल पे क्या होगा, सैंपल पे भी जो भी प्रोडक्ट करना है, जो भी चीजें करनी है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, क्या प्रोडिक्शन हो सकती है, एस्टिमेटिंग द एवरेज टाइम यूजर्स स्पेंड ऑन फेसबुक। यानी कि हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास फेसबुक पे यूजर्स जो है सोशल मीडिया पे कितना टाइम एवरेज स्पेंड कर रहे हैं, ये बिहेवियर चेक करना है। तो हमने सैंपल में उस बिहेवियर को लिया, 10,000 लोगों का लिया और हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई जो ये 10,000 पे आउटपुट आया है यही मिलियन लोगों का होगा। यानी कि जितनी आबादी है यही बिहेवियर उस आबादी का भी मौजूद होगा। पूरी आबादी पे प्रेडिक्ट कर दिया। सही, तो इस तरीके से हमारे पास पूरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स चल रही होती है। अगर दूसरी एग्जांपल लें कि हमारे पास कंपनी छोटी है,
तो छोटी कंपनी में जाहिर है डेटा कम होगा, तो वहां पर फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास पॉपुलेशन ही कम है तो वहां मैं सैंपल नहीं बनाऊंगा। अगर कहीं कंपनी के अंदर डेटा है, कुछ है, मौजूद है, वहां पर मुझे कोई डिसीजन लेना है, प्रेडिक्ट करना है, तो मैं वहां पर नहीं करूंगा। लेकिन अगर कहीं कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बाहर का सर्वे करना हो कस्टमर्स का, कि मेरे कस्टमर ज्यादा है, कंपनी में कोई कंपनी चल रही है, उसके कस्टमर ज्यादा है, तो उसमें मैंने क्या किया, अगर 5,000 कस्टमर थे तो मैंने 500 ले लिए या 100 ले लिए, और उस पे क्या किया, उस पे मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कैसी है। मतलब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा दे रहा है, ये देख सकते हैं ना, कि प्रोडक्ट का रिव्यू उसने अच्छा दिया है, कमेंट कैसे किए हैं, उसने अच्छा किया है, बुरा किया है, तो मुझे प्रोडक्ट का पता चल जाएगा कि आया कि ये प्रोडक्ट सही चल रही है या नहीं चल रही, तो कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इससे हमें ये गेट हो जाएगा आइडिया। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए हम कुछ कस्टमर्स को लेके वो काम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ की बात है, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल, यानी कि सैंपल बनाना और सैंपल के बिहाफ पे कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करके निकालना। अब एक सवाल लिखा हुआ है डू यू नीड बोथ। हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ी थी, इन्फ्लुएंशियल पढ़ी थी, तो कभी दोनों की भी जरूरत हो सकती है और कभी एक से भी काम चल जाएगा। दोनों की कब हो सकती है कि मैंने पहले सैंपल निकाला, सैंपल निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, बताओ मुझे। अब सैंपल मैंने निकाल दिया, ये सैंपल निकल गया, अब इसके बाद किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, इन्फ्लुएंशियल का इस्तेमाल करते हुए मैंने सैंपल को निकाल लिया, तो उसके आगे क्या करूंगा मैं उस पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी तो लगा सकता हूँ ना। मुझे सैंपल जो निकाला है उसकी विजुअलाइजेशन कर लूं, क्योंकि हमने देखा था एक एरर आ रहा था जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो तो क्या होता है, वो विजुअलाइजेशन सही नहीं कर रहा था। तो सैंपल अगर निकाल लेंगे उसमें से, तो सैंपल में क्या होगा, हमारे पास विजुअलाइजेशन जो है वो बेटर हो जाएगी, और उसी विजुअलाइजेशन पे हम आइडिया दे सकते हैं, और वही पॉपुलेशन पे हो जाएगा आइडिया। यानी कि पॉपुलेशन के लिए भी उसी चीज को कंसिडर किया जाएगा, जो हम सैंपल पे कर रहे हैं वही पॉपुलेशन पे भी चला जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करनी है। हमारे पास इसके लिए यहाँ पर जो मेंशन है, इधर मेंशन था, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे टी टेस्ट है, अनोवा है। तो ये सैंपल निकालने के बाद इन्फ्लुएंशियल में सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सैंपल निकाल लिया। सैंपल क्यों निकाला है, सैंपल इसलिए निकालते हैं कि हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकें, और प्रेडिक्ट यूजिंग टेस्ट किया जाता है। सही है, ये एआई से हटके, ये वो वाली प्रेडिक्शन नहीं है जो एआई देता है, ये वो वाली प्रेडिक्शन है जो मैं सैंपल पे निकाल रहा हूँ। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सही है। तो टेस्ट यूज किए जाते हैं, इसमें जेड टेस्ट होता है, तो इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कही जाती है, कहा जाता है। तो डेटा साइंटिस्ट जो होता है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, क्या सारी चीजें, उसको भी देखेंगे। लेकिन पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहला एक सवाल क्या आना चाहिए इस स्लाइड को देखते हुए, कि पॉपुलेशन है, सैंपल निकालना है मुझे, तो कोई एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए। क्या रेज होना चाहिए क्वेश्चन? बार बार हम सैंपल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सैंपल में क्या क्वेश्चन आना चाहिए? क्या होना चाहिए कोई? अब मैं तुमसे बोलूं सैंपल निकालो, चलो मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, मैंने तुमसे बोला सैंपल निकालो, मैंने तुम्हें डेटा दिया पूरे 1 लाख का, मैंने बोला सैंपल निकालो, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, या तुम क्या सोचोगे? हाँ, कैसे सैम्पलिंग करूं मैं, सैम्पलिंग किस तरीके से करूं, ये पता होना चाहिए। कि सैंपल तो निकालना है, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं सैंपल, तो उसकी टेक्निक्स है।
तो उसके तरीके होते हैं, तो यहाँ पर वो लिखे हुए हैं 4 तरीके होते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग अगर करनी है तो कैसे करनी है, उसके 4 तरीके। पहला क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड, तीसरा सिस्टमैटिक और चौथा है कन्वीनियंस। तो ये चारों हमारे पास मेथड है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन कैसी है, उसके हिसाब से देख के कौन सा फिट होता है मेथड, फिर उसके हिसाब से तुम निकालोगे, सैम्पलिंग करोगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो बहुत आसान है। अगर यहाँ देखो तो अगर मुझे क्या है, एग्जाम्पल है कंडक्टिंग अ सर्वे टू एसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन अ रिटेल स्टोर, वही वाली ऊपर वाली एग्जाम्पल है कि मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, 100 लोग निकालने हैं, मुझे 100 लोगों का फीडबैक लेना। तो रैंडम का मतलब क्या होगा रैंडम का मतलब कोई भी उठा ले, रैंडम रैंडम नंबर जनरेटर देखा है हमने, तो रैंडम नंबर्स बनाता है। तो रैंडम में, और इसकी आसान सी कुरानदाजी की एग्जाम्पल है, तो रैंडम में कभी सोचा है क्या होता है, रैंडम में किसी को क्यों शिकायत नहीं होती। अब बीसी है, बीसी होती है, डलती है, उसमें कुरानदाजी में किसी को शिकायत नहीं होती। उसका लास्ट भी नंबर आ जाए उसको शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं खुद दे दूंगा लास्ट नंबर तो उसको शिकायत होगी। तो इसलिए होती है क्योंकि सबको इक्वल चांस मिल रहा है। अब वो बीसी में कुरानदाजी में से एक किसी पर्ची को उठा रहे तो सबका चांस था कि इसको उठा सकते थे। अब तुम 5 में से मैं किसी को भी उठा सकता था, तो पता था सबको कि भाई किसी को भी उठा सकते, तो मैंने किसी का नाम कॉल किया तो वो रैंडम उठा लिया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रैंडम क्या होता है, रैंडम होता है, यहाँ पर अगर इसकी जबान में देखें, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो ये इंग्लिश जो अल्फाज लिखे हुए, सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये आसान अल्फाज में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है रैंडम सैम्पलिंग, कि भाई हर किसी के पास इक्वल चांस है, और वो क्या है, वो तुम्हारा रैंडम सैम्पलिंग में होता है। सही है। तो रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास किस तरीके, अब सिनेरियो लिखा हुआ है पूरा, वही ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं कि 1000 कस्टमर्स हैं, कुछ भी है। तो हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग किस तरीके से की जाएगी उसको यहाँ पर देखना होगा। तो पहले हम सारे मेथड्स देख लेते हैं। एक तो ये हो गई रैंडम सैम्पलिंग, फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट एक एक करके सबको देख लेंगे इम्प्लीमेंटेशन के हमारे डेटा सेट में कैसे रैंडम सैम्पलिंग निकालते। एक तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी क्या है, दूसरी है स्ट्रैटिफाइड। अब इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम से गेट करने की कोशिश करोगे यहाँ क्या हुआ है, पॉपुलेशन है, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कैटेगरी वाइज क्या करा हुआ है, सैंपल कर रहे हैं, यानी कि पहले कैटेगरी के हिसाब से अलग कर लिया लोगों को, सही, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसमें से रैंडम निकालना। तो एक स्टेप और बढ़ गया। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है, ग्रुप, यानी कि अगर जेंडर है तो मेल और फीमेल है, तो मेल में से मैं रैंडम निकालूं और फीमेल में से मैं रैंडम निकालूं, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रैटिफाइड हो जाएगी। अगर मैंने डायरेक्ट रैंडम सैंपलिंग मेल फीमेल से कर लिया तो मैं क्या करूंगा, वो फिर रैंडम कर पाऊंगा स्ट्रैटिफाइड में। और दूसरी एग्जांपल ये भी, जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट रोल्स है, मैनेजर्स है, इंजीनियर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, तो मैं हर किसी में से क्या करूंगा, सारे एम्प्लॉयज है लेकिन क्या है, सबका अलग अलग रोल है, जॉब रोल है, तो उस जॉब रोल के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, स्ट्रैटम बना रहा हूँ, यानी कि ग्रुप बना रहा हूँ। ये ग्रुप हो गया, इसमें से अलग रैंडम सैंपलिंग होगी, ये ग्रुप हो गया, इसमें से अलग होगी, ये इस तरीके से मेरे पास। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, यानी कि एक स्टेप आगे आ जाओ सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, तो वो हमारे पास आगे क्या होना, वही होना रैंडम सिलेक्शन, लेकिन अब ग्रुप में से होनी है। रैंडम सिलेक्शन जहाँ सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब है उनको सिलेक्ट किया और सैंपल बना दिया, फिर इनको सिलेक्ट किया, सैंपल बना दी, तो ये टोटल हमारे पास एक सैंपल निकल के आ जाएगा, सही। तो स्ट्रैटिफाइड ये हो गई हमारे पास, सिंपल रैंडम ये हो गई टेक्निक और इसके बाद तुम्हारे पास हमारी होती है सिस्टमैटिक। कि सिस्टमैटिक में क्या होगा, सिस्टमैटिक में यहाँ पर देखो, इधर अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ सीक्वेंशियल कर रहे होते हैं काम। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, सैंपल एवरी थर्ड, यानी कि आइटरेट करते हुए हम बोल रहे हैं कि हर तीसरे बंदे को निकालना,
हर दूसरे बंदे को निकालना है। यानी कि मैं बोलूँ लाइन लगा दूँ, एक लाइन बना दूँ, उसमें बोलूँ पहले को छोड़ के दूसरे को निकालूं, तीसरे को छोड़ के चौथे को निकालूं। तो इस तरीके से क्या होगा, सिस्टमैटिक वे में क्या कर रहा हूँ मैं, अपने लोगों को इकट्ठा, सैंपल को इकट्ठा कर रहा हूँ पॉपुलेशन के साथ। सही। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है, के रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट से स्टार्ट करना है मुझे, तीसरे को निकालना है, चौथे को निकालना है या पांचवे को निकालना है। तो देखो क्या है, मेरी टोटल पॉपुलेशन साइज कितना है डिवाइडेड बाय मुझे कितना सैंपल बनाना है। मुझे मिसाल के तौर पर सैंपल निकालना है 60 लोगों का और मेरे पास 100 है, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ अगर पॉपुलेशन साइज देखो तो क्या है 1000 और डिवाइडेड बाय 200, यानी कि मुझे सैंपल निकालना है 1000 में से 200 का। तो मुझे आंसर मिल गया कि मैं हर पांचवें को क्या करूंगा, निकालूंगा। तो ये सारे जो है ये तरीकेकार हैं कि भाई हमारे पास किस तरीके से सैम्पलिंग की। अब ये तुम्हारे केस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी सैम्पलिंग करनी है, सबको नहीं करना होता, किसी एक को करना होता। सही। तो यहाँ जो 5 का मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी 5th कस्टमर, हर पांचवें कस्टमर को मुझे क्या करना है, कंसिडर। जैसे यहाँ 3rd था, तो हर पांचवा जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो सैंपल का पार्ट बन जाएगा। सही। तो ये 3 हमारे पास हुए और एक लास्ट हमारे पास होती है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सबसे एंड की, यानी कि तुम्हारे पास इसमें कोई प्रोबेबिलिटी टेक्निक नहीं लग रही। यहाँ लिखा हुआ है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है चांस। प्रोबेबिलिटी को आसान अल्फाज में बोलते हैं, कहीं पढ़ोगे या पढ़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी यही होती है चांस, किसी चीज का आने का चांस। सही है। मैं छक्का, वो लूडो खेलते हो, लूडो में छक्का फेंकते हो, तो अब उसमें प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, एक आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैथमेटिक्स जबान में तुम खेलोगे लूडो को, तो तुम ऐसे बोलोगे कि भाई एक आने का चांस क्या है, इतना है। कितना है एक आने का चांस, एक आने का चांस कितना है, 6 फेसेस होते हैं ना लूडो में, तो एक आने का चांस कितना है, 6 में से एक दफा। तो प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं। 6 आने का चांस कितना है, 6 में से एक दफा। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 में से एक दफा। से कॉइन टॉस करते हो, तो कॉइन में कितने चांसेस होते हैं हेड और टेल आने के, टोटल कितनी होती है काउंट, 2। तो हर हेड और टेल आने के चांस कितने, 2 में से एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, नीचे नंबर वो आता है जो टोटल होता है, और ऊपर क्या होता है तुम्हारे पास, एक्चुअल चांसेस कितने हैं तुम्हारे। क्लियर है। तो यही चीज तुम्हारे पास, तो इसको बताने का मकसद क्या है कि आखिरी जो टेक्निक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उसमें प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, उसमें चांस की बात ही नहीं हो रही। उसमें सैम्पलिंग कैसी है कि मेरे पास 1000 अगर कस्टमर मौजूद है, तो मैं शुरू के क्या उठा लूं, सबसे कन्वीनियंट क्या होगा मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 1000 लाइन में आ रहे थे कस्टमर्स, मैंने शुरू के क्या किया, 30 लोगों को आगे उठा लिया। तो अब इसमें ना मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, कुछ किया, मैंने आगे के लोगों को इकट्ठा करके पकड़ ली। तो इसमें नुकसान भी है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में शुरू की आबादी को सिर्फ उठा लिया मैंने, अब उसमें वो क्या है, कोई मेथड नहीं लग रहा। तो ये सबसे वर्स्ट केस होता है। आपके पास रिसोर्सेस, फिजिकल जा रहे हो तो फिजिकल में क्या है, रिसोर्सेस कम है, आपके पास फीडबैक के लिए लोग कम है, जो आपकी टीम है वो कम है। तो तुम सोचोगे कि यार क्या कन्वीनियंट हो सकता है, तो कन्वीनियंस आसान रास्ता ढूंढोगे। तो वो आसान रास्ता क्या होता है कि मैं शुरू के, मेरे पास डेटा सेट में 6000 रिकॉर्ड्स है, मैं क्या करूं, शुरू की 30 रॉ को क्या कर लूं, उठा लूं। तो ये क्या होगी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी। सही। तो इसको तुमने सैम्पलिंग कैसे बनानी है, चारों देख लिए, चारों इसलिए डायरेक्ट बता दिए ताकि इसमें छोटे छोटे से कोड पार्ट है, ताकि एक एक को देखते रहो तो तुम्हें समझ में आता रहे कि भाई हमारे पास फर्स्ट कैसे हो रही है, सेकंड कैसे हो रही है, थर्ड किस तरीके से हो रही है।
डेटा सेट देखो वही है। अब डेटा सेट कोई भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 डेटा सेट मैंने दिए हैं, तो हाउस प्राइजेस वाला भी है, एक्टिविटी डेटा सेट भी है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले रैंडम है। रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास क्या है, रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। डेटा सेट पहले इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है आर के अंदर सैंपल का। सैंपल का फंक्शन है, उसी सैंपल से हमारे पास क्या होता है, रैंडम काउंट निकलता है, यानी कोई भी आ जाएगा नंबर आउटपुट में। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एन रो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रॉस। नंबर ऑफ रॉस के अंदर क्या दिया है, कहाँ से निकलेंगी, डेटा सेट के अंदर से निकलेंगी। और मुझे रैंडम सैंपल चाहिए कितना, ये टोटल काउंट है, यानी कि 6000 में से कितना निकालना हूं मैं, कितना निकालना हूं, 30 का। सही। ये क्यों है स्पेस, ये इसलिए कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास रॉ की बात हो रही है, रॉ को स्पेसिफाइड किया, कॉलम में कुछ नहीं किया, क्योंकि कॉलम क्या है, सब काउंट होने चाहिए। सही। तो यहाँ और ऊपर एक जो चीज मेंशन हुई है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास सेट डॉट सीड इसलिए है कि जब भी रैंडम कोई निकाला जाए तो हर दफा सेम आउटपुट आना चाहिए। अब मैं बार बार चलाऊंगा रैंडम, तो रैंडम ही निकालेगा ना। पहले इसको निकाल के दे दिया, तुम्हें निकाल के दे दिया, पहले दूसरे में किसी और को निकाल के दे दिया, तो मुझे आउटपुट भी तो सर्टेनिटी करनी है ना, अनसर्टेनिटी थोड़ी, आउटपुट भी सेम चाहिए ना हर दफा। तो रैंडम, क्योंकि रिजल्ट मुझे एक पता चल रहा है, तो ये सेट डॉट सीड क्या है, आइडेंटिटी है। ये याद रखेगा कि भाई जो पहले आउटपुट आया था रैंडम में, वही दोबारा चलाने पे भी आना चाहिए। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर अगर पहले मुझे इसको रन करना होगा और फिर देन मुझे सैंपल एसआरएस यहाँ करना है। मैंने सैंपल निकालना है, सैंपल पॉपुलेशन में से निकाला सैंपल अंडरस्कोर एसआरएस, और मैं यहाँ पर व्यू करके चेक कर लूंगा कि मेरे पास कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ सैंपल में देखो कौन सा रिकॉर्ड आया सबसे पहले, 6000 में से कौन से नंबर पे गया वो रैंडम में, 2463, यानी कि डायरेक्ट पहला रिकॉर्ड जो है वो 2463 का। और फिर पांचवे में, चौथे में कहा आ गया 526, यानी कि बिल्कुल रैंडम चल रहा है। तुम्हारे पास जो भी आ रहा है आउटपुट 30 रिकॉर्ड्स का, वो रैंडम आ रहा है। सही। अब देखो दोबारा अगेन मैंने चलाया तो क्या आ रहा है, चेंज हुआ है या वही है, वही है। क्यों वही है, क्योंकि उसमें ऊपर क्या मेंशन हुआ है, आइडेंटिटी। क्योंकि फंक्शन तो अपना काम करेगा ना, रैंडम निकालेगा, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने मेंशन किया हुआ है कि भाई एक आइडेंटिटी है और उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक ही आउटपुट रिटर्न होना चाहिए। समझ में आ गई चीज। सेकंड हमारे पास कौन सा पढ़ा था हमने, कौन सी टाइप थी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमारे पास हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा डेटा सेट था उसमें हम किसके हिसाब से कर सकते हैं, ग्रुप कहाँ बन सकता है इस डेटा सेट में, ग्रुपिंग किसके बिहाफ पे हो सकती है, जेंडर ही एक वाइड चीज है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टारगेटेड इसलिए हमने रखा है कि यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, ग्रुप बाय जेंडर, यानी कि कोई भी कॉलम होगा उसके हिसाब से क्या करोगे, तुम जेंडर का निकाल रहे हो, कोई और होगा तुम्हारे पास। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सकते हो बताओ मुझे, जो तुम्हारा एक्टिविटी डेटा सेट था जिसपे तुमने काम किया था, उस पर क्या कर सकते हो, किस पे बना सकते हो, याद है वहाँ कौन कौन से कॉलम से, प्रोडक्ट का, कैटेगरीज का, तो वहाँ पे किस पे हो सकता है स्ट्रैटिफाइड, किस पे, कैटेगरीज पे हो सकता है। और यहाँ देखो नीचे मैंने क्या मेंशन किया हुआ, सैंपल नंबर कितने दिए हुए, सैंपल नंबर 15, आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट कितना नंबर ऑफ सैंपल्स आने चाहिए, यही तो ट्रिकी सवाल है, 15 कैसे आएंगे।
भाई जेंडर में कितनी होती है, कितने ग्रुप बनेंगे, मेल फीमेल दो, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 वही आएगा ऊपर, जितना काउंट ऊपर था कितना 30। मुझे अगर 30 निकालना है तो मैं आधा दूंगा, क्योंकि अब ग्रुप को देखूंगा कि भाई ग्रुप कितना है। तो ग्रुप कितना है, मेल फीमेल जेंडर, कैटेगरीज अगर 4 होंगी तो मैं उसके हिसाब से देख के दूंगा काम। सही। तो यहाँ पर और दूसरी चीज, एक तुम्हें साइन नजर आ रहा है, वो साइन हमारे पास क्या है, परसेंट ग्रेटर देन परसेंट, तो इसको बोलते हैं चेनिंग फंक्शन, जो ऊपर भी तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक चीज प्रोसेस करके आगे पास करो। पहले मैंने डेटा सेट उठाया, आगे पास किया इस डेटा सेट को, तो अगला काम क्या करना है, ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय किया, फिर पास किया, ग्रुप बाय करके आउटपुट क्या आ गया, मेल और फीमेल में डेटा डिवाइड हो गया, यानी कि मेल वाले आ गए और फीमेल वाले आ गए, यानी कुछ इस तरीके से हो गया। डेटा मेरा 6000 ही रहेगा, लेकिन अगला काम क्या करवाया मैंने बोला भाई आगे जाओ, आगे पास किया, तो मेरे पास आगे क्या हुआ, आगे बोला कि भाई अब इसमें से 6000 में से मुझे सिर्फ 30 चाहिए, यानी कि 15-15 दोनों में से निकाल के दे दो। तो जब भी हमारे पास हमें सीक्वेंशियल चेनिंग मेथड में काम करना होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस साइन को इस्तेमाल करते हैं आर के अंदर, कि अगर हमें सीक्वेंस में कोई चीज चाहिए तो हम यहाँ पर पाइप ऑपरेटर को यूज करते हुए आगे चलते रहते हैं कि भाई अब ये कर दिया, फिर ये करो, फिर ये कर दिया, फिर ये करो। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सारी चीजें प्रोसेस हो रही होती है, और वो चीज तुम्हारे पास बगैर लाइब्रेरी के इस्तेमाल करते हुए नहीं आएगी। तो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, डीपी लेयर, तो इसको इस्तेमाल करना होगा, तो ये पाइप ऑपरेटर तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, अदरवाइज ये पाइप ऑपरेटर आर के अंदर डिफॉल्ट नहीं होता। सही। तो यहाँ पर अगर इसको रन करें, लाइब्रेरी पहले लोड करनी होगी, लाइब्रेरी को लोड करके और फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप करें, तो यहाँ देखो कितने सैंपल्स आए, 30 ही आए। और हम कॉलम को जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 15 क्या नजर आ रहे, फीमेल, और 15 क्या है, मेल। सही। निकाला रैंडम ही है, लेकिन क्या करके निकाला है, ग्रुप करके निकाला। रैंडम ही निकले हैं लेकिन ग्रुप हुई है, ग्रुपिंग हुई है बीच में। सही है। तो ये दो हमारे पास ये हो गई टेक्निक। तीसरी हम क्या पढ़ के आए थे, तीसरी हमारे पास क्या थी, सिस्टमैटिक थी। और सिस्टमैटिक में हमारे पास क्या था कि पॉपुलेशन साइज हो गई और डिवाइडेड बाय जितना हमें सैंपल चाहिए। तो यहाँ देखो हम एक के की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तरीका यहाँ पर इसको करने का ये है कि k की वैल्यू असाइन करी, और k की वैल्यू असाइन करने के बाद हमारे पास अगला काम क्या होगा, हम मेंशन करेंगे सैंपल के अंदर कि कितना गैप होना चाहिए आउटपुट के अंदर। यानी कि यहाँ पर करने का तरीका अलग है, वो जो हमने फॉर्मूला देखा था ना उससे हटके है तरीका प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ 1:k बोल रहे हो, तो k में क्या दिया हुआ मैंने, 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास हर 10 के गैप से क्या करेगा, ये तुम्हारा सैंपल उठाएगा। यानी कि 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से तुम्हारे पास क्या चल रहे होंगे, तुम्हारे सैंपल चल रहे होंगे। तो ये पूरा तुम्हारे पास क्या होगा, काम होगा। तो क्या करना है, पहले तुमने यहाँ पर देना है स्टार्टिंग पॉइंट। 1 क्यों दिया हुआ है, 1 का मतलब है कि स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए, इनिशियलाइज यहाँ से होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से होगा। तुम्हारे पास जो तुम्हारा k होगा उसी से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि 10 जो है वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, और उसके बाद तुम्हारे पास इनिशियलाइजेशन में तुम्हारे पास स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होंगी। तो सिस्टमैटिक में देखो क्या है, सिस्टमैटिक में यहाँ पर प्रोसेस हुआ हुआ था कि स्टार्ट बताया उसको कि कैसे होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस फंक्शन। SEQ का मतलब है सीक्वेंस। सीक्वेंस फंक्शन में फिर दिए मैंने रॉस, और फिर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई रॉ कैसे निकालनी है, y इज इक्वल्स टू k। यानी कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारा पॉपुलेशन साइज आ गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा 10 से। तो इसका मतलब क्या है कि 6601 रिकॉर्ड्स है, तो डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है, मेरे पास कितने आएंगे,
मेरा पॉपुलेशन साइज कितना था, मेरा पॉपुलेशन साइज ये है 6607 और डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, 10 से। तो यहाँ पर कितना तुम्हारे पास आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा 6607 डिवाइडेड बाई 10 कितना कितना 660.7 समथिंग, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यही पूरा पार्ट है कि तुम किस तरीके से सिस्टमैटिक काम कर रहे हो। तो 10/10 की वैल्यू यानी कि यहाँ पर k को याद रखोगे, जो k दोगे वही तुम्हारे पास क्या होगा एज एन आउटपुट, उसी आइटरेशन से तुम्हारे पास तुम्हारा आउटपुट शुरू हो रहा हो। यहाँ देखो k जो दिया था उसी से तुम्हारे पास क्या हुआ, सीक्वेंस स्टार्ट हुआ और वहीं से तुम्हारे पास 10/10 के गैप पे क्या दे रहा है, 10 रिकॉर्ड है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40, फिर 50। इसी तरीके से तुम्हारे पास 10-10 का गैप छोड़ के, और यहाँ देखो अब जाहिर है पॉइंट में तो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या है राउंड फिगर 660, सही। तो राउंड फिगर में तुम्हारे पास तुम्हारे रिकॉर्ड आधा तो हो ही नहीं सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, तो इस तरीके से तुम्हारे पास होगा। अब नीचे वाला ये तुम खुद गेट कर सकते हो, क्या है ये, कन्वीनियंस में क्या किया हुआ, कन्वीनियंस में तो कोई फंक्शन भी नहीं लगा हुआ, क्या किया हुआ मेंशन, क्या चीज, क्या होगा, जो हम शुरू में रॉस को फैच करते हुए आए थे, समझा था कि कॉलम को ऐसे करते हैं, रॉ को ऐसे करते हैं, वही टेक्निक लगाई हुई है कि 1 से लेके 30 तक के रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए और उसको मैं यहाँ पर निकाल लूँ। तो ये कन्वीनियंट है, यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी लगी नहीं है, कुछ कोई टेक्निक ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पर सिंपल मैंने शुरू के 30 रिकॉर्ड उठा लिए, सही है। तो अब तुम्हारे केस पे तुम्हारा ग्रुप पॉपुलेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि तुम ये लगाओ, ये लगाओगे, क्या लगाओगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे डेटा सेट पर, सही। तो इसको इम्प्लीमेंट करो, चारों मेथड्स को, चारों को इम्प्लीमेंट, डेटा सेट लोड करके